नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमलता काटे, हिंदी विभाग, बाला साहेब देसाई कॉलेज पाटन। हम देख रहे हैं शब्द विज्ञान। आज शब्द विज्ञान का अगला हिस्सा यानी आज हम उसका तीसरा भाग देखने वाले हैं। इसके अंतर्गत हम देखेंगे शब्द विज्ञान के जो भेद बचे हैं वह भेद देखेंगे। इसके साथ साथ शब्द और रूप का अंतर देखेंगे और शब्दकोश, शब्द परिवर्तन किस प्रकार होता है इसकी सामान्य जानकारी हम देख रहेंगे। कारण शब्द विज्ञान एक व्यापक अध्ययन का विषय है, संक्षेप में उसका अध्ययन करना इतना संभव नहीं है। हम केवल ऊपरी तौर पर शब्द विज्ञान शब्दों का किस प्रकार अध्ययन करता है, किन किन अंगों को छूता है, इसकी ही जानकारी हम प्राप्त करते हैं। आज हम जो हमारे बचे हुए अव्यय हैं उनका परिचय देख लेंगे। अव्यय के 4 भेद थे। पहले देखे हमने एक क्रिया विशेषण और दूसरा संबंध बोधक। क्रिया विशेषण और संबंध बोधक अव्यय हमने देख लिया है। इन अवयवों को अविकारी शब्द कहा जाता है। ध्यान में रखिए, अविकारी शब्द जिन शब्दों पर लिंग वचन काल का कोई परिणाम नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। ये अव्यय अविकारी शब्द है और ऊपर के जो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया यह विकारी शब्द है। ध्यान में रखिए, अव्यय के 4 भेद है। अगला भेद है समुच्चय बोधक अव्यय। इसमें ही उसका अर्थ निहित है। शब्द है, ये शब्दों का व्यापक अर्थ होता है, शब्द अर्थ तत्व होता है, इसलिए समुच्चय बोधक। इसमें ही अर्थ है। क्या अर्थ है कि वह 2 वाक्यों को और 2 शब्दों का समुच्चय करता है। 2 वाक्यों का और 2 शब्दों का समुच्चय करने वाला शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। उदाहरण देख लीजिए, सूरज निकला और पंछी बोलने लगे। और 2 वाक्यों को जोड़ा है। 2 वाक्यों को 2 शब्दों को भी जोड़ता है। सूरज निकला और पंछी बोला। समुच्चय बोधक अव्यय के मूलतः 2 प्रकार होते हैं। एक समानाधिकरण अव्यय, दूसरा व्यधिकरण अव्यय। यानी केवल और, तथा, तथापि, क्योंकि इतने ही अव्यय नहीं है, बहुत सारे समुच्चय बोधक अव्यय है। और देख लीजिए किस प्रकार। पहला समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, इसके 4 उपभेद हैं। पहला संयोजक, संयोजन करने वाला, और, एवं, तथा। विभाजक, विभाजन करने वाला, या, अथवा, किंवा, नहीं, तो। विरोध दर्शक, पर, परंतु, लेकिन, किंतु, मगर, वरन। परिणाम दर्शक, परिणाम दर्शाने वाला, इसीलिए, अतः, अतएव। अतः, अतएव हम कहते हैं। अनेक बार हमारे भाषा में इन शब्दों का, इन समुच्चय बोधक अव्ययों का प्रयोग होता है। उदाहरण व्यापक रूप में इसके इसलिए हम उदाहरण नहीं दिए, केवल हम ऊपरी तौर पर इसकी जानकारी देख रहे हैं। वेदीकरण के भी 4 उपभेद हैं। कारणवाचक यानी कारण बताता है, क्योंकि, जो कि, इसलिए कि। उद्देश्यवाचक उद्देश्य बताता है, कि, जो, ताकि। संकेतवाचक संकेत दिया जाता है, जो, तो, यदि, तो, यद्यपि, तथापि। संकेतवाचक का हम उदाहरण दे सकते हैं, यदि आप अच्छी तरह अध्ययन करेंगे तो आने वाली परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। यदि, तो, इस प्रकार संकेतवाचक। स्वरूपवाचक, की, जो, अर्थात, यानी। इस प्रकार ये व्यधिकरण के भी 4 भेद है। यह अव्यय क्या है, समुच्चय करता है। अगला अव्यय है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मय यानी आश्चर्य व्यक्त करना, और यह अव्यय हमेशा वाक्य के प्रारंभ में ही आता है। हमने पदक्रम में इसकी जानकारी देख ली है। केवल यह अव्यय कौन से है, उसके लिए कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाता है, इसकी जानकारी शब्द विज्ञान में हमें मिलती है। देख लीजिए क्या है विस्मयादि बोधक अव्यय। जिन अवयवों से हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव प्रकट होते हैं, जिनका संबंध वाक्य के किसी दूसरे पदों से नहीं होता, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। मराठी में इसे उद्गारवाचक अव्यय कहा जाता है। उद्गारवाचक, विस्मय व्यक्त करने वाला उद्गारवाचक अव्यय।
इसके उदाहरण देख लीजिए। हर्षबोधक अव्यय कौन से है? वाह, आह, धन्य, शाबाश। शोकबोधक अव्यय हाय, आह, त्राही त्राही। आश्चर्यबोध ए, क्या, ओहो, है। स्वीकार बोध हाँ, जी हाँ, अच्छा, जी, ठीक। अनुमोदन बोधक यानी सम्मति दर्शाना। अनुमोदन बोधक ठीक, अच्छा, हाँ। तिरस्कार बोधक छी, हट, धिक, दूर। संबंध बोधक अरे, रे, जी, हे, अहो। और यह अव्यय लगाने के बाद हमेशा उद्गारवाचक चिन्ह या विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। ध्यान में रखिए, ये शब्द है, हमने केवल शब्द विज्ञान के अंतर्गत शब्द के रूप में जानकारी देखी है। पद विज्ञान में कहाँ रखा जाता है इसकी जानकारी देखी है, और विराम चिन्हों में इसके बाद कौन सा विराम लगाया जाता है इसकी जानकारी हमने देख ली है। अच्छी तरह ध्यान में रखिए। विस्मयादि बोधक अव्यय के बाद शब्द परिवर्तन क्यों होते हैं इसका भी अध्ययन शब्द विज्ञान में किया जाता है। शब्द परिवर्तन के विभिन्न सारे कारण हैं, उन सारे कारणों का परिचय देना यहाँ असंभव है। केवल ध्यान में रखिए, शब्द परिवर्तन के अनेक कारण हैं, जिसमें धार्मिक है, सामाजिक है, सांस्कृतिक है, राजनीतिक है। साथ ही साथ मनुष्य की मानसिकता, मानसिक अवस्था या मनुष्य की जो शब्द उच्चारण की पद्धतियां हैं या भौगोलिक स्थिति है, इन सारी बातों पर आधारित शब्द परिवर्तन होता है। यानी उसके अनेक कारण हैं, इसलिए शब्द परिवर्तन होते हैं। जो हमने भाषा परिवर्तन के कारण देखे हैं वही शब्द परिवर्तन के कारण हैं, ध्यान में रखिए। शब्द समूह, शब्दों का समूह होता है, अनेक शब्द होते हैं, अतः इन शब्दों की जानकारी देने के लिए शब्दों का समूह बनाया जाता है, उसे हम कहते हैं शब्दकोश। उसे हम कहते हैं शब्दकोश। किसी भी शब्द समूह का ठीक ठाक अनुमान लगाना वैसे तो संभव नहीं है, परंतु शब्द समूह की दृष्टि से हिंदी का सबसे बड़ा शब्दकोश है बृहद हिंदी कोश। ध्यान में रखिए, बृहद हिंदी कोश, जिसमें लगभग 1.5 लाख से भी ऊपर शब्द होंगे। इन शब्द समूहों में, इन शब्दों कोशों में जो शब्द होते हैं वह शब्द भी किस प्रकार के होते हैं इसकी जानकारी इस प्रकार। उसमें 2 प्रकार के शब्द होते हैं, परंपरागत शब्द, नवीन शब्द। परंपरागत शब्द उनके प्रकार इस प्रकार हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। यानी शब्दों के भी अनेक प्रकार होते हैं, अनेक प्रकार के शब्द होते हैं। वह भेद है, ऊपर जो हमने देखे वो भेद है, यह प्रकार है शब्दों के जो शब्दकोश में पाए जाते हैं। परंपरागत शब्द व शब्दकोश में पाए जाते हैं, उनके यह प्रकार है। नवीन शब्द बनाए जाते हैं, गढ़े जाते हैं, नवनिर्मित, देशज, गृहीत या आगत ये बनाए जाते हैं आवश्यकता के अनुसार। तत्सम शब्द का अर्थ है तत् अधिक सम, यानी उसके समान। किसके समान? जिस भाषा से आया है उसके समान। मूलतः हमारे यहाँ अनेक भाषाओं का उद्भव संस्कृत से हुआ है ऐसा कहा जाता है, इसलिए संस्कृत से जो शब्द हम उसी रूप में ग्रहण करते हैं तो उसे कहा जाता है तत्सम। जैसे कृष्ण, कर्म, धर्म ये तत्सम शब्द है। तद्भव, तत्भव यानी उससे उद्भूत होता है और परिवर्तित रूप में हमारे सामने आता है तो उसे कहा जाता है तद्भव शब्द। जैसे कृष्ण का किशन, धर्म का धर्म, परिवर्तन होता है तद्भव। देशज, जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता, इसे देशज शब्द होते हैं। अनेक शब्द बनाए गए हैं। देशज शब्द है कबड्डी, लोटा, यानी हमारे जीवन में, ग्रामीण जीवन में जो शब्द इस्तेमाल होते हैं वह देशज शब्द है। विदेशी शब्द, हमारे देश से नहीं दूसरे परकीय भाषा से अगर शब्द हमारी भाषा में आते हैं तो उसे कहा जाता है विदेशी शब्द। परकीय, विदेशी, दूसरे देश की भाषा से आने वाले शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। आपको पता है 150 साल तक अंग्रेजों ने राज्य किया है, इसीलिए हिंदी भाषा पर अंग्रेजी का गहरा प्रभाव है। भारत पर अंग्रेजी का गहरा प्रभाव है, इसलिए हिंदी में अंग्रेजी के अनेक शब्द आए हैं। अंग्रेजी के साथ पोर्तुगीज है, डच है, चीनी है,
अरबी है, फारसी है, तुर्की है। कारण मुसलमानों ने भी अनेक सालों तक, लगभग 700 सालों तक यहाँ शासन किया है। इस प्रकार विदेशी शब्द आते, इसलिए कोई भी शब्दकोश होते हैं उनका ठीक ठाक पता लगाना संभव नहीं है। शब्दों के प्रकार है, ध्यान में रखिए। इसके साथ साथ शब्द विज्ञान में हम जो शब्दों की जानकारी है वह यहाँ हम संक्षिप्त में देने का उसका प्रयास करेंगे। हमने यहाँ उदाहरण दिए हैं, तद्भव, तत्सम, देशेश, विदेशी, ध्यान में रखिए। इस प्रकार शब्दों के विभिन्न सारे प्रकार हैं, इसका अध्ययन अच्छी तरह करने का प्रयास कीजिए। इसमें हमने शब्द और पद में क्या अंतर है ये भी बताने का थोड़ा प्रयास किया है, और यह अंतर बताने का प्रयास डॉक्टर राजमल बोरा ने किया है, वह भी अर्थानुशासन पर आधारित। शब्द और रूप दोनों भी सार्थक होते हैं। इसमें शब्द का अर्थ अधिक व्यापक है, जबकि रूप का अर्थ व्याकरणिक और तुलनात्मक दृष्टि से सीमित है, क्योंकि वह सीमित हो जाता है। अर्थ, शब्द का अर्थ व्यापक होता है, रूप का अर्थ सीमित हो जाता है। एक ही शब्द के प्रयोग अनेक रूपों में संभव है, यानी शब्द अनेक रूपों में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रूप बदलता है तो अर्थ भी बदलता है, यानी शब्द का अर्थ भी बदलता है। व्याकरण के आधार पर शब्द अनुशासित रहते हैं, इस तरह से अनुशासित शब्द ही रूप कहते हैं। यानी शब्द क्या है, उसका अर्थ है, लेकिन व्याकरण पर आधारित जब वो अनुशासित होते हैं तो उसे रूप कहा जाता है। किसी भी शब्द का रूप हम पहचान लेते हैं तो इसका अर्थ यह है कि उसके व्याकरण से संबंधित अनुशासन को हम जानते हैं। यानी शब्द व्यापक अर्थ लेकर आता है, लेकिन जब वो पद में परिवर्तित होता है तो वह व्याकरण की दृष्टि से सीमित हो जाता है, लेकिन अनेक रूपों में परिवर्तित होता है तो उसका अर्थ परिवर्तित होता है। इसका अर्थ है कि व्याकरण के आधार पर शब्द अनुशासित होने पर रूप कहलाते हैं। इस प्रकार यह शब्द विज्ञान में शब्द और रूप का अंतर भी हम बता सकते हैं। ध्यान में रखिए, शब्द विज्ञान और रूप विज्ञान वाक्य विज्ञान भाषा विज्ञान के प्रधान अंग है, और शब्द एक व्यापक है, उसका अर्थ तत्व होता है, इसीलिए शब्द का अपना महत्व है। इस प्रकार शब्द विज्ञान शब्दों का अध्ययन करता है, गहराई से जाकर अध्ययन करता है। आपने ध्यान से सुना, धन्यवाद।